हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट की पीटी 365। आज इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं कल से आईआर पढ़ाऊँगी। ओके, तो एक पीटी 365 की आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, तो आज इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आईआर की 2-3 लेसन आएगी और कंप्लीट हो जाएगी। सोशल इश्यूज़ तो ऐसे ही चलते रहेंगे और फिर उसके बाद में सोशल इश्यूज़ चलते रहेंगे, लेकिन आपकी आईआर के साथ साथ आपकी साइंस एंड टेक भी स्टार्ट कर दूँगी। ओके, और अन अकेडमी में आपकी इकोनॉमी के लेसन वहाँ पे चली रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। और जितनी भी लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू। तो कल हम लोग वहाँ यहाँ तक देख चुके थे ये फॉरेस्ट फायर प्रोग्राम के बारे में। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज, जो कि 2018 में हुई थी, और इसको आईओ वेव 2018 भी कहा जाता है। इंडिया यहाँ पे 23 कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक मेजर इंडियन ओशन वाइड सुनामी मॉक ड्रिल किया था, जिसका नाम है आईओ वेव 18। और ये न्यूज़ में क्यों थी ये देख लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज किया गया था आपका इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशंस ऑफ यूनेस्को के द्वारा। और जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, ये आपका बेस्ड है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक सर्विस के में, जो कि आपका हैदराबाद में, और ये भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। ये जो आपका है ना INCOIS, ये आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर। ITEWS एक्ट की बात करें तो ये एक रीजनल सुनामी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ साथ यहाँ पे इंडियन ओशन में ये आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर सुनामी आता है तो उसके थ्रू यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। IOC यूनेस्को 1960 के बारे में। ये एकमात्र ऐसी कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैराइन साइंस के लिए है, और ये आपका UN यानी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर में। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जितनी भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होती है उनको प्रमोट करना है, साथ ही जो भी प्रोग्राम आपका रिसर्च, सर्विस और कैपेसिटी बिल्डिंग के फील्ड में होती है उनको कोऑर्डिनेट करना है। साथ ही यहाँ पे कुछ लर्न करना है नेचर के बारे में, और यहाँ पे रिसोर्सेज जो हमारे इंडियन ओशन में है और कोस्टल एरिया में। और साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है ये आपका इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम के यहाँ साथ ये आपका सेटिंग अप करती है IOTWMS के साथ। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तितली साइक्लोन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही कम ही इस तरीके की साइक्लोन देखने को मिलती है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों है ये देखते हैं। तितली साइक्लोन जो है एक सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो कि पूरी तरीके से उड़ीसा में आई थी और उड़ीसा के कोस्ट को बहुत ज़्यादा ही ये क्षति करी थी, और ये आपकी अक्टूबर मंथ में आई थी। तितली साइक्लोन एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। किस टर्म में? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि ये रिकर्वेचर लैंडफॉर्म, यानी लैंडफॉर्म के बाद जो है, लैंडफॉल के बाद जो है फिर से ये क्रिएट हो रही थी। ओके, लैंडफॉल हो रही थी, फिर आपकी साइक्लोन की कंडीशन क्रिएट हो रही थी, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल देखने को मिल रहा था। लैंडफॉल के बाद भी यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल था। उसके बाद यहाँ पे रिकर्वेचर हो रही थी जो कि आपके कोस्टल एरिया से दूर थी, और यहाँ पे 2 दिन तक ऐसा चलता रहा। मतलब आप समझ रहे हो कि साइक्लोन आ रही है, बंद हो रही है, फिर आ रही है, फिर बंद हो रही है। और ये आपका जो कोस्टल एरिया है ना, उससे भी थोड़ा दूर में हो रहा था, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों की बिल्डिंग वगैरह रहती है, तो उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ था यहाँ पे। और ये 2 दिन तक ऐसा चला था, तो समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। अब इस साइक्लोन की नेम देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आती है तो उसका नाम दिया जाता है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं साइक्लोन आपकी तितली हो गई, गाज़ा हो गई, इसके बाद आपकी गाज़ा आई थी, फिर उसका काफ़ी नाम हम लोग सुनते हैं। तो ये नाम रखा कैसे जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम रखने के सिस्टम, और ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 8 नॉर्थ इंडियन कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे नाम रखती है। तो इंडियन ओशन से सराउंडेड कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 नेशन है जो कि आपको इंडियन ओशन के करीब देखने को मिलेगा, और यही 8 के पास ये हक है कि ये नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ 64 नेम्स अब तक दिया गया है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है अफ्रीका और एशिया की। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजास्टर वार्निंग पे वर्क करती है, और ये आपका 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी आई थी ना, उसके बाद से इसको बनाया गया था। ये आपका अर्ली वार्निंग सेंटर है, यानी यहाँ पे अगर कोई भी सुनामी या फिर कोई भी डिजास्टर आती है तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम देती है। और उसके बाद यहाँ पे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये थाईलैंड में है। ये रजिस्टर की हुई है यूनाइटेड नेशन के साथ, और ये सपोर्ट किया जाता है यूनेस्कैप के साथ, और ये आपका डैनिश के भी साथ, यानी डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इसको यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है। मेंबर कंट्री की बात करेंगे इसमें तो बांग्लादेश, कंबोडिया, कोमोरोस, इंडिया, लाओ, PDR, मालदीव, मंगोलिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सीचलिस, श्रीलंका और तैमूर लिस्टें हैं। ओके,
उसके बाद रिकर्वेचर ऑफ साइक्लोन क्या होती है, इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, इससे ज़्यादा ये मजबूत हो जाता है, यानी वाटर में जो आपकी मॉइस्चर होती है ना, इससे ज़्यादा ये मजबूत हो जाता है और ये आपका बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। और बे ऑफ बंगाल के ही नज़दीक में आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा की कोस्ट है, और बे ऑफ बंगाल में आपका ये जो है तितली साइक्लोन आया था। तो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है जहाँ पे आपका इंक्लाइन हो जाता है नॉर्दर्नली डायरेक्शंस में, और ये जो सी और लैंड की तरफ जो होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है और ये पूरी तरीके से अपने ओरिजिन में ही डिपेंडेंट होता है। रिकर्विंग साइक्लोन है ना, ये साइक्लोन आपका शॉर्ट ऑफ सेकेंड विंड में होता है और ये आपका वेन की तरफ से होता है, काफ़ी वेन होता है ये। देखिए रिकर्विंग में क्या होता है ना, कि जो आपका विंड है वो आपका नदर्न हेमिस्फेयर में पहले तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता है राइट में, यानी ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जब ये डिफ्लेक्ट करता है तो ये जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी एयर होती है ना, उसको ये ढकेलता है, यानी पोल से जो ठंडी एयर आती जाती है तो वो यहाँ पे इक्वेटर में आती है। और इक्वेटर के पास आपको पता है कि जब यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होता है तो उस समय गर्म टेम्परेचर होता है, तो गर्म टेम्परेचर के कारण और यहाँ पे आपका साइक्लोन फॉर्म होता है, और उसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पोल से इक्वेटर तक ठंडी हवा आती है, तो गर्म हवा और ठंडी हवा यहाँ पे इंटरफेयर कर जाती है, जिसके कारण रिकर्विंग होती है, यानी रुक रुक के साइक्लोन आता है और काफ़ी देर तक साइक्लोन रहती है। तो ये जो रिकर्विंग है ना, ये आपका इल नीनो ईयर में भी होती है, यानी इल नीनो आती है जो कि अनकंडीशनल सिचुएशन लेकर आती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण फ्लड होती है, कभी बहुत कम बारिश होती है जिसके कारण ड्रॉट हो जाती है, तो ये उस समय भी होती है। और एक चैलेंज है रिकर्विंग साइक्लोन के साथ कि यहाँ पे वेदर मॉडल जो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम है जो तितली साइक्लोन में थी, इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अगर निकल कर आए रिकर्विंग तो आपको याद होना चाहिए कि तितली साइक्लोन के साथ हुआ था। ओके, साथ ही यहाँ पे अब देखते हैं कि कुछ मिसलेनियस टिडबिट्स। तो मिसलेनियस में क्या क्या टॉपिक है, ये हम लोग छोटी छोटी टॉपिक होती है, मे बी आपके लिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको देख के जाइए। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, तो रिसेंटली यहाँ पे 4th मीटिंग की गई थी सावेन की, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी और कोलकाता में हुई थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ हुई थी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सावेन एक इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है जो कि सपोर्ट करती है साउथ एशियन कंट्रीज़ को। तो साउथ एशियन कंट्री में कौन कौन आ गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसका काम है कि ये स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होती है ना, उसको यहाँ पे कॉम्बैक्ट करती है और एक कॉमन गोल बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पे इलीगल ट्रेड जो आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में, उसको यहाँ पे बंद करती है। ये ऑफिशियली आपका लॉन्च किया गया है 2011 में, जो कि भूटान में लॉन्च किया गया था, और ये अभी भी एक्टिविटीज़ इसकी ऑपरेट की जाती है और इसकी सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा नेपाल काठमांडू में है। अब एक और टॉपिक है जैसे कि स्ट्रैपकॉर 2018। तो ये स्ट्रैपकॉर है क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ। ये कोरल रीफ के ऊपर है जो कि यहाँ पे लिया गया था, अब भी इस बार हुआ था, और ये कोरल रीफ कोरल आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप में। और इसका थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, कि रीफ फॉर लाइफ। ओके, यानी कोरल रीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम के लिए, तो इसी के लिए यहाँ पे ये आपका हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये हर साल होता है, 10 साल में एक बार ये ज़रूर होता है, और इसकी फाउंडेशन आपका 1998 में की गई थी। यहाँ पे जब आपकी काफ़ी हेवी ब्लीचिंग देखने को मिलती है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब कोरल डेथ होने लगते हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न, जैसे आपकी हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गई, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है। ओके, तो बहुत सारी रीज़न होती है जिसके कारण आपकी कोरल की ब्लीचिंग होने लगती है। तो इस टाइम ये 10 बार में एक बार ज़रूर होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज और इल निनो इफेक्ट हो रही है, तो इसके कारण। कुछ और प्रोमिनेंट डेवलपमेंट आप देखोगे तो 2018 में यहाँ पे 3rd डिकेडल इंटरनेशनल ईयर ऑफ रीफ को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल एटॉल रिसर्च सेंटर जो है, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, वो कोरल में यहाँ पे है, और ये आपका लक्षद्वीप में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है वो मालदीव्स में इंस्टॉल की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पे अवार्ड किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, और ये किसके साथ, तो एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड के साथ यहाँ पे किया गया। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर, और ये कॉम्बैक्ट करती है जितनी भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होती है हमारे कंट्री में, और ये बनाया गया था 2007 में, और वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है ऑपरेशन थंडर बर्ड, जो कि आपका इंटरपोल के साथ हुआ था इंडिया में, और यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन वाइल्ड नेट, जिसमें कि जितनी भी आपकी इलीगल ट्रेड होती है इंटरनेट के थ्रू, उसको यहाँ पे रोका गया है। ओके, और उसके साथ ही आप देखोगे नेक्स्ट है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो रिसेंटली जापान ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर निकल जाएंगे और फिर से वो अपनी कमर्शियल जो व्हेलिंग हंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जो है यहाँ आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग इन 1946 के तहत बनाया गया था, और इसका एम है कि यहाँ पे व्हेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना है, और यहाँ पे कैच लिमिट और जितनी भी वेल सेंचुरी है उसको यहाँ पे रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंजर्व वर्क भी करना है।
करेंटली देखेंगे तो एक कंप्लीट बैन लगाया गया था कमर्शियल वेलिंग में, यानी कि वेल मछली पे कमर्शियली इसको बेचना या ख़रीदना, ये सारी चीज़ों पे बैन लगा था। तो वेलिंग जो है वो आपका साइंटिफिक रिसर्च और एब और ओरिजिनल सब्सिस्टेंस प्रोविजंस जो है यहाँ पे अलाउड किया गया था। अब देखते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2019। तो ये यहाँ पे हेल्ड किया गया था, आपका कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। और ये आपका पार्ट है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के साथ। और ये आपका इंडिया में अगर आप देखोगे AWC जो है ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट किया गया था आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ और वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1937 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसके हेड क्वार्टर नीदरलैंड में थी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और ये इंगेज रहती है कंजर्वेशन रिसर्च में। और ये कोलैबोरेट आपका की थी टेक्नोलॉजी कंपनी एसेंचर, और यहाँ पे एक इंटरनेट ऑफ बर्ड्स को क्रिएट किया गया था जो कि ऑनलाइन टूल है बर्ड वेचर्स के लिए, बर्ड वॉचर्स के लिए। ओके, अब आते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि असिस्ट करती है इस तरीके के प्रोजेक्ट को, जो कि है ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, और वे भी ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो ये आपका लॉन्च किया गया है हाई कंजर्वेशन वैल्यू के लिए, और ये 5 स्टेट्स में है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में किया गया है, मिजोरम में, उड़ीसा में, राजस्थान में और उत्तराखंड में। एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। साथ ही अगर FAO के बारे में भी देख लेते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और यहाँ पे इंटरनेशनल एफर्ट लगाया गया है जिसके थ्रू हंगर को डिफीट किया जाएगा, हंगर को हराया जाएगा। 5 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, यानी ये एलिमिनेट करेंगे पूरी तरीके से भूखमरी को हटाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी है उसको हटाएंगे, जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के जो शिकार होते हैं उनको यहाँ पे कम किया जाएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज़ को और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे रूरल पॉवर्टी को कम किया जाएगा। यहाँ पे इंक्लूसिव और जो इफिशिएंट एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ ही जो आपकी लाइवलीहुड है ना उसको यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसमें कि कोई भी थ्रेट और क्राइसिस ना हो। मेजर इनिशिएटिव और अचीवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है, कोडेक्स एलिमेंटरीज है, जो कि इंश्योर करती है कि आपको सेफ और अच्छा फूड मिलेगा। यहाँ पे एक आपका एडॉप्शन किया गया है जो कि फर्स्ट एवर बाइंडिंग इंटरनेशनल एकॉर्ड है, जिसके थ्रू जो इलीगल फिशिंग होती है उसको यहाँ पे रोका जाएगा, और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट रखा गया है। एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है जो कि आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप है, जितनी भी आपकी ब्यूटी है उसको, और साथ ही साथ यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को। जियास फ्रॉम इंडिया की बात करें तो सैफ्रॉन हेरिटेज है आपकी कश्मीर की, कोरापुट ट्रेडिशंस एग्रीकल्चर है, और कुट्टानाथ जो कि आपका सी लेवल फार्मिंग सिस्टम के नीचे है। तो ये सारी चीज़ें आपका ग्यास फ्रॉम इंडिया आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि 2017 में किया गया था। और ये एक इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि इन्वायरमेंट के फील्ड में है, फॉरेस्ट सेक्टर के फील्ड में, जिसमें यहाँ इंडिया के यूथ को ये कहा जाएगा कि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले, वो भी गेनफुल, यानी जीत कर ये एम्प्लॉयमेंट ले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। जितनी भी कोर्सेज है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लेंट के अंदर में आता है। और कुछ ग्रीन स्किल के बारे में समझते हैं। अगर OECD की समझ से देखें तो यहाँ पे ग्रीन स्किल्स जो है ये ज़रूरी है कि हम लोग प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, सर्विस को, प्रोसेसेस को अडॉप्ट करें, जो कि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में। साथ ही यहाँ पे जितनी भी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है इनको भी रेगुलेट किया जाए। यहाँ पे नॉलेज इंक्लूड है, एबिलिटीज़ इंक्लूड है, वैल्यू और एटीट्यूड इंक्रीज़ है, जो कि ज़रूरत होता है यहाँ पे इंक्लूड है, जो कि ज़रूरत होता है आपका सस्टेनेबल और रिसोर्स एफिशिएंसी सोसाइटी के लिए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये आपका कब से चल रहा है, 1982 से 83 से अभी तक चल रहा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेंटर है, यानी यहाँ पे आपकी पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जो वर्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ सेंटर यहाँ पे स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड इशूज़ को डील करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इन्विस हब। इन्विस हब मीन्स इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हब। ओके, कुछ और आगे हम लोग न्यूज़ देखते हैं। इनमें आपका होस्ट किया जाता है इन्वायरमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसको यहाँ पे होस्ट किया जाता है। इन्विस जो है ये आपका कंडक्ट करता है इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल इन्वायरमेंट सर्विस, जो कि 55 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, 24 स्टेट थी और 3 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड थी। यहाँ पे पूरी तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गई, सॉइल क्वालिटी हो गई, इमिशन इन्वेंट्री हो गई, सॉलिड हैजार्डियस ई वेस्ट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना है, वेटलैंड, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है।
यहाँ पे असेस करती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल, यानी कार्बन को यहाँ पे होल्ड करने की कितनी पोटेंशियल्स है और कार्बन की क्या यहाँ पे आपका कितनी रैंकिंग दी गई है, वो सब कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे काउंट किया जाता है। साथ में यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रैंक भी दिया जाता है उनके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए और उनकी ग्रीन प्रैक्टिसेस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ओके, अब देखते हैं ईरान सीज रिवाइवल और ऑफ लेक उर्मिया। तो लेक उर्मिया के बारे में समझते हैं। ये एक इंडोर लेक है, यानी यहाँ पे आपका जो है सी में ये ड्रेन नहीं होती है, एक साल्ट लेक है और वो ईरान में है। लेक उर्मिया कहाँ है? ईरान में। और जो लेक है ये श्रंक हो गई है, यानी ये सूखते जा रही है 10%, जो इसकी पहले की साइज़ थी अब इसमें 10% जो है ये सूखते जा रही है। और यहाँ पे जो आपका फ्लो जो था ना रिवर का, वो भी यहाँ पे कम होते जा रहा है। और लेक उर्मिया जो है यहाँ पे आपको साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड में ये इंक्लूड है। कुछ और शॉर्ट न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो इंडिया की फर्स्ट ECG यानी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो बेस्ट फंड है वो यहाँ पे है एवेंडर्स इंडिया ECG फंड, जो कि लॉन्च किया गया है एवेंडेंस कैपिटल पब्लिक मार्केट के थ्रू। और ECG जो है एक इन्वेस्टिंग है, जो कि अम्ब्रेला टर्म है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे जितनी भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होती है बिजनेस प्रैक्टिसेस का सोसाइटी और इन्वायरमेंट में, वो यहाँ पे देखा जाता है। इन्वायरमेंटल फ़ंड जो है ना, वो मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पे पहले है जो कि सेटअप किए है इन्वायरमेंटल फ़ंड। और ये आपका जितना भी अमाउंट यहाँ पे रिसीव किया जाएगा बहुत सारे कोर्ट से, वो इसमें रखा जाएगा किस तरीके से, कॉस्ट के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे ऑर्डर करती है सारे पार्टीज़ को। और यहाँ पे यूज़ होता है प्लांटिंग और जितने भी ट्री है उनको नर्चर करने के लिए। यहाँ पे फिर है आपका ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक सोशल मूवमेंट है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी और हेल्दी लिविंग को यहाँ पे प्रमोट करेगी। साउथ एशिया की हॉटस्पॉट की बात करें तो जो आपका टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन की चेंज देखने को मिल रहा है, इसकी इम्पैक्ट हो रही है लिविंग स्टैंडर्ड पे। ये हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जितने भी हॉटस्पॉट है उसको आइडेंटिफाई किया गया था एज ए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जैसा, जहाँ पे चेंजेस जो है ना वो यहाँ पे इम्पैक्ट दे रही है लिविंग स्टैंडर्ड को। स्टेट की बात करें तो सेंट्रल, नॉर्थ और जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया की, वो यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के कारण। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट हॉटस्पॉट में टॉप में है। लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है लैकोनेस, ये रिसेंटली यहाँ पे नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है इसमें लैकोनेस में। लैकोनेस एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी है आपका CSIR के अंदर में, जो कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है हैदराबाद में। ये आपका एकमात्र इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री में, जो कि यहाँ पे आपका जितने भी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व करने के लिए वर्क किया जाता है। रिसेंटली आप देखोगे तो इंडियन ओशन रिसर्च व्हीकल जो है सागर निधि, ये आपका पार्ट है इंडिया का, जिसमें कि US एक्सपीडिशंस यहाँ पे चाहती है कि वो आंसर ले जितनी भी आपकी वे ऑफ बंगाल में साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पे फिट किया जाता है। कुसैट की बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर 205 रडार, ये आपका कोचीन में सिचुएटेड है और ये फुल्ली इंडिजिनियसली बिल्ट है, यानी हमारे कंट्री में बनाया गया है। और ये जितनी भी स्ट्रेटोस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको यहाँ पे स्कैन करती है और इंडियन ओशन के ऊपर जो भी आपका एयर और मानसून विंड का जो मूवमेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो यहाँ पे कैप्चर की जाती है। कुछ रिपोर्ट और इंडाइसिस है वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ओके, तो पहली है आपका इमिशन गैप रिपोर्ट। ये आपका पब्लिश किया जाता है UNEP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और कुछ और रिपोर्ट है जो कि इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये भी आप देख लीजिए कि UNEP और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, इंटरपोल यानी द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम, इन्वायरमेंटल रूल ऑफ लॉ है जो कि फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट है इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट है जो कि आपका एक बाइनियल रिपोर्ट है और यहाँ पे आपका इवोल्यूएट किया जाता है, क्या देखा जाता है, कंट्री की वेल्थ और वेलबिंग, जिसमें कि इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स होती है। इंक्लूसिव वेल्थ की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, जितने भी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है और नेचुरल कैपिटल है, इन तीनों को जोड़कर यहाँ पे आता है। अब इसकी फाइंडिंग देख लेते हैं कि इस तरीके की जो आपका ये इमिशन गैप रिपोर्ट है उसमें क्या फाइंडिंग है। इसमें फोकस किया गया है गैप, जो कि आपका इमिशन रिडक्शंस के ऊपर है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है उसको कम करने के लिए जो आपका गैप है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो लोएस्ट कॉस्ट है उस पर टारगेट किया जा रहा है और जो इमिशन रिडक्शंस आपका जो फुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो रहा है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के साथ, उसको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। पाथवे अगर हम लोग देखें तो करेंटली यहाँ पे आपका जो भी करंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है बताया जा रहा है कि 2100 तक यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो ग्लोबल टेम्परेचर को यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2018। ये आपका पब्लिश किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका पब्लिश करती है WMO स्टेटमेंट, जो कि आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर है।
इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है ये देख लेते हैं। ये 1 साल में एक बार पब्लिश होती है और ये रिपोर्ट करती है जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन आपका ग्रीन हाउस गैसेस का होता है उसके ऊपर। साथ ही ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपका WMO के द्वारा दिया जाता है उसको ये यहाँ पे ऑब्जर्व करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस है, यानी ये सबसे लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है और इसकी कंसनट्रेशन अगर आप देखोगे तो 14% तक हो गई है। मीथेन की बात करें तो मीथेन एक सेकंड मोस्ट आपका सबसे लंबे समय तक रहने वाला ग्रीन हाउस गैस है इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, और आज की डेट में 257% जो है आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल में यहाँ पे रीच कर गया। ये 146 है, ओके मैं 46 ही बोली थी, 146 है। उसके बाद आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर ले तो ये भी आपका डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है इसकी कंसंट्रेशन। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जर्मन मैच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे इसको पब्लिश किया जाता है और ये पब्लिश करती है एक और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 जो कि जर्मन वॉच के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। कंट्रीज़ जो कि अच्छा रैंक की है 4 कैटेगरी में इसको रैंक किया जाता है, जैसे कि ग्रीन हाउस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि किस एक्सटेंट तक कंट्री और रीजन जो है यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, जो भी हमारा वेदर लॉस हो रहा है। और यहाँ पे जितनी भी CRI है उनके द्वारा यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन किया जाता है और जो इंडिकेटर यहाँ पे एनालाइज किया जाता है वो है नंबर ऑफ डेथ, यानी जो क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी डेथ हो रही है, कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही है पर 1 लाख इनहेबिटेंट, और कितनी लॉसेज हो रही है वो भी देखते हैं, और जो लॉसेज आपका पर यूनिट GDP के होते हैं वो भी देखते हैं। प्यूर्टो रिको की बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका और डोमिनिका की बात करें तो ये टॉप है इस लिस्ट में। इंडिया यहाँ पे 6 रैंक से आपका 14th रैंक में आ गई है, जो कि आपका इफ़िशिएंट साइक्लोन प्रिडिक्शंस के कारण और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम का। अब कुछ और देख लेते हैं कि क्या इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। तो रिपोर्ट यहाँ पे रैंक करती है 56 कंट्री को टोटल और साथ ही यूरोपियन यूनियन को भी, और यहाँ पे इंडिया को रैंक मिला है आपका 11, जिसमें कि इम्प्रूव की है, पहले आपका 14 था अब यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है आपका। स्वीडन मोरक्को जो है यहाँ पे लीडिंग कंट्रीज़ है और 4th और 5th रैंक इसको मिली है। फर्स्ट 3 पोजीशंस में यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइड किया गया है, अनऑक्यूपाइड है, यहाँ पे कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, लेकिन 4th 5th जो आपकी कंट्रीज़ है वो है स्वीडन और मोरक्को। तो यहाँ पे आपका इंडिया का रैंक है 11th, वो भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके तो ये आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 11 है। और उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है घट गई है, 6 से 14 हो गई है। ओके अब आते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये आपका पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। और यहाँ पे ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलास है, जो कि एक जॉइंट वेंचर लिया गया है ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव के द्वारा और यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर के द्वारा। यहाँ पे इंडिया को प्लेस किया गया है उन कंट्रियों में जहाँ पे सॉइल बायोडाइवर्सिटी जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क फेस कर रही है। एटलास फाइंडिंग की बात करें तो ये आपका पब्लिश किया गया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अंडर में। अब कुछ की फाइंडिंग देखते हैं। ये आपका हर 2 साल में यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में और प्लैनेट के हेल्थ पे। करेंट रेट ऑफ स्पेसिस लॉस देखिएगा तो वो 100 से लेकर 1000 टाइम्स यहाँ पे हायर हो गई है, अगर हम लोग कुछ 100 ईयर्स अगो में देखें तो, पहले देखें तो। जो रिपोर्ट है यहाँ पे कह रही है कि अर्थ यहाँ पे इंटर कर गई है 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट में, जो कि लास्ट आपको देखने को मिलेगा बिलियन ईयर से पहले थी। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं। ओ यहाँ पे ख़त्म हो गई। ओके तो ये आपकी जो इन्वायरमेंट की सेक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। एक आपका बीच में बच गया है ज्योग्राफी की लेसन। ओके ज्योग्राफी की लेसन मैं यहाँ पे स्किप कर दी हूँ, मैं उसको अलग से यहाँ पे कवर करूँगी ज्योग्राफी लिखकर, और साथ ही मैं ज्योग्राफी के लेसन आपकी अनअकैडमी पे भी डालूंगी PT 365, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि मैं ज्योग्राफी के ऑलरेडी एक लेसन चला रही हूँ जो कि 1 साल की जितनी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स थी मैं वहाँ पर पुट कर रही थी। तो यहाँ पर भी मुझे अच्छा सा एक मुझे एक अच्छा सा यहाँ पर मिल गया है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं अब तक पुट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं यहाँ से इसे शिफ्ट करके वहाँ पे डालूंगी। ओके अगर कुछ बच्चे को वहाँ अनअकैडमी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको अलग से भी एक ज्योग्राफी लिखकर मैं यहाँ पे आपको डाल दूँगी, जिससे कि सबको एक होती है ना क्लियरेंस भी रहे और अच्छे से रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम भी ना हो। ओके तो वो आपका बच गया है, वो मैं ज़रूर से यहाँ पे अलग से इसको डिस्कस कर दूँगी। ज्योग्राफी का आपका पूरा एक लेसन रहेगा अलग से, और साथ ही मैं जो आपका मेरी अनअकैडमी में जो लेसन है जहाँ पर मैं 100 टॉपिक बेस्ट टॉपिक जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है वो मैं कवर कर रही हूँ, वहाँ पर भी मैं ऐसे ऐड कर दूँगी। ओके तो जो मुझे वहाँ फॉलो करते हैं आप वहाँ भी देख सकते हो, जो यहाँ फॉलो करते हैं यहाँ भी देख सकते हो। ओके तो गाइस मैं इस लेसन को यहीं पिन करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको और कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।